स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 9th वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ को देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ में कुमार, तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि एफ नेट, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहा था, फर्स्ट लॉ कि एफ नेट जो था वह हमारा अगर ज़ीरो होता था तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था, नेट ज़ीरो होता था। इस मीन्स वेलोसिटी हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहा, सेकेंड लॉ ने कहा कि एफ नेट, टोटल नेट फोर्स जो है वह चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये हमारा सेकेंड लॉ था कि फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो वह मोमेंटम के रिलेशन के बारे में बताया गया था सेकेंड लॉ में। और थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, थर्ड लॉ जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन एग्जिस्ट इन द रिएक्शन। मतलब जब कभी कोई बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट होता है तो वह बॉडी भी उस बॉडी पे, दूसरे बॉडी पे वह क्या करता है, रिएक्ट करता है। मतलब मान लेते हैं कि एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी, ये ए है और ये बी बॉडी। अब ए बॉडी ने बी पे फोर्स एग्जर्ट किया तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स एग्जर्ट ऑन बी ड्यू टू ए। और बी जो है तब ए पे भी एग्जर्ट करेगा फोर्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स एग्जर्ट ऑन ए ड्यू टू बी। और यह क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन, इसे हम कह रहे हैं। तो न्यूटन ने थर्ड लॉ में कहा कि जब कभी भी फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो उस समय वह बॉडी भी उस दूसरे बॉडी पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था थर्ड लॉ में। अब यह क्या कहा था कि एफ, ये जो एफ ए बी जो है वह इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी ए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इन्होंने कहा कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये हमारा एक न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। अब इसके बारे में बाद हम देखते हैं कि थर्ड लॉ में उन्होंने मेनली कहा क्या। इससे पहले एक मिसकंसेप्शन क्या आ जाता है कि जैसे एक मास है, एम मास, वह एक रखा हुआ है एक सरफेस पे, तो मास m जो है वह अर्थ क्या करेगा, नीचे की ओर। यहाँ पे अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो मास mg अर्थ इसको एग्जर्ट करेगा नीचे की ओर, और ये जो सरफेस है इस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल और mg ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या हम नॉर्मल और mg को एक्शन रिएक्शन कहेंगे। एक्शन रिएक्शन क्या यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। एक्शन रिएक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट होने के लिए न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में यह कहा कि हमारा बॉडी जो होना चाहिए वह डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन कहा था कि वह जो फोर्स एग्जर्ट होगा वह हमारा सेम नेचर का होना चाहिए। दो पॉइंट हम कहा कि एक्शन रिएक्शन एग्जर्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, एंड द सेकंड पॉइंट इज एक्शन रिएक्शन एग्जर्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड आल्सो इन द फोर्स विद द सेम नेचर। फोर्स जो एग्जर्ट करेगा वो सेम नेचर का होना चाहिए। नेचर कहने का मतलब अगर कोई टेंशन फोर्स है तो उस पर टेंशन फोर्स ही रिएक्शन में होना चाहिए। यदि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन में है तो रिएक्शन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्शन में तो रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह एक नॉर्मल फोर्स है, तो यह जो रखा हुआ है अर्थ पे मास m, तो अर्थ ने इस ब्लॉक m को अपनी ओर खींचा, दैट इज mg। ये हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यह जो अर्थ है या टेबल है यह इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स और mg यह दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, इसलिए ये नहीं हुआ। और सेकंड पॉइंट कि यह बॉडी जो है एक ही बॉडी है। बॉडी कौन सा, ये m ब्लॉक। इसी m ब्लॉक पे हम दोनों फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, जबकि न्यूटन ने क्या कहा था, डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिफरेंट बॉडीज। कहाँ पे होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि फोर्स एग्जिस्ट ऑलवेज इन सेम नेचर। फोर्स जो होना चाहिए वो सेम नेचर का होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कि फोर्स ऑलवेज
इन पेयर फॉर्म, कि जब कभी भी कोई फोर्स हमें लगता हुआ दिखेगा बॉडी पे, तो उस समय एक और फोर्स जो है वह लगेगा ही लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि फोर्स जो है हमेशा पेयर फॉर्म में रहेगा। किसी भी बॉडी पे अगर एक फोर्स लग रहा है तो एक और फोर्स जरूर होगा जो उस बॉडी पे लगेगा। फोर्स हमेशा पेयर फॉर्म में होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिफरेंट बॉडीज। बॉडीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई कहे कि अगर किसी ने एक पर्सन ने दूसरे को एक थप्पड़ गाल पे मारा, तो उसने भी, ये हो गया एक्शन, और दूसरे ने उसे दूसरे पर्सन को एक थप्पड़ मारा, तो वो हो गया रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंट चीज हो गया। एक्शन रिएक्शन, जब उसने एक थप्पड़ मारा तो उस हैंड ने उसके चिक पे मारा, तो हैंड ने एक्शन किया, और उस चिक ने, उसके गाल ने जब हैंड पे रिएक्ट किया तो वह उसका रिएक्शन हुआ। बॉडीज यहाँ पे दो हुआ। अब फोर्स एग्जिस्ट ऑलवेज इन सेम नेचर। नेचर के बारे में यहाँ पे हम समझें कि अगर, तो यहाँ पे मास m, जो ब्लॉक m है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स mg हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्शन रिएक्शन का बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ, ये क्या है? अर्थ। अब इस ब्लॉक को अर्थ ने mg के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींचा, तो इस ब्लॉक पे भी जो है वह ऊपर की ओर एक mg फोर्स लगेगा। अब ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गया सेम नेचर का, और मैग्नीट्यूड में भी दोनों सेम हुआ। अगर हम इस नॉर्मल फोर्स के बारे में बताएंगे, इस नॉर्मल फोर्स का बताइए। ये एक ब्लॉक है m मास का, इस सरफेस ने नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया, तो यह ब्लॉक भी जो है इसे नीचे की ओर एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होगा। अब यहां देखिए, नेचर सेम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि हमने यह किसके लिए लिया? इस सरफेस के लिए लिया। तो यहाँ पे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि वह हमारा सेम नेचर का है और डिफरेंट बॉडीज हैं। यहाँ पे हम, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि नॉर्मल और mg जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं एक स्ट्रिंग से एक पर्सन जो है वह इस स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ए एक्सेलेरेशन जो है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वह ऊपर की ओर जा रहा है। मास जो है उस पर्सन का 40 kg है, ओके, और ऊपर की ओर जा रहा है। मास हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, तो ऊपर की ओर जो है एक फोर्स एग्जर्ट होगा, वो है टेंशन। क्या होगा? टेंशन। हमसे पूछ रहा है कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, यह पर्सन जब ऊपर की ओर, जब रोप को खींच रहा है तो ऊपर की ओर एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो फोर्स जो ऊपर की ओर एग्जर्ट हो रहा है, ये जो टेंशन है, ये टी का वैल्यू हमें यही निकालना है। अब एक्सेलेरेशन जो है वो पर्सन किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या एग्जिट करेंगे? पॉजिटिव। अब इस बंदे पे टोटल जो है फोर्स एग्जर्ट किधर हो रहा है? एक हो रहा है टेंशन ऊपर की ओर, और एक mg नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सेलेरेशन जो है वो ऊपर की ओर हो रहा है। तो एफ नेट जो है इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल फोर्स क्या है? एक टेंशन है T, और mg नीचे की ओर है, तो इसे हम एक ही डायरेक्शन में लाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? T माइनस mg। तो एफ नेट क्या हो गया हमारा? T माइनस mg, और ये मास इंटू एक्सेलेरेशन m इंटू a। तो T इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? mg प्लस ma। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। मास हमारा कितना था? 40 kg। जी ग्रेविटेशनल हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 40 इंटू 10। मास हमारा क्या था? 40, और एक्सेलेरेशन किस एक्सेलेरेशन से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 5। तो 40 10 जा 400 प्लस 45 जा 200, तो ये कितना हो गया हमारा? 600 टेंशन फोर्स, 600 न्यूटन इस रोप पे लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग एफ नेट से एफ इजिकल टू एम ए से हम जो वैल्यू को निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ में मेनली यही पॉइंट है। जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, जैसे कि एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल पे एक बंदे ने किक किया, किक लगाया लेग से उसने किक किया फुटबॉल पे, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? कि लेग से जो है
वह जब फुटबॉल पे किक किया तो ये हो गया हमारा एक्शन, और फुटबॉल ने उसे पलट करके इस पे अपोजिट फोर्स लगाया, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन। अब यहाँ पे मास जो है वो लेग का क्या है? ज़्यादा है, और फुटबॉल का मास कम है। मतलब लेग का जो मास है वह इस फुटबॉल के मास के रिस्पेक्ट में क्या है? बड़ा है। तो उस कंडीशन में और इसलिए फुटबॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो गया। तो जब कभी भी एक्शन रिएक्शन का बात होगा तो हमेशा बॉडीज़ क्या होगा? डिफरेंट होगा, और जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो हमेशा हमारा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेगा। उसी तरह से एक एग्जांपल एनसीईआरटी में यह भी दिया हुआ है कि एक टेबल है और एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, उसने टेबल पे फोर्स एग्जर्ट किया। अब टेबल जो है हेवी मास का, मतलब मास उसका ज़्यादा है। जब वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो अब क्या होगा? टेबल तो दूर नहीं जाएगा, लेकिन यह बंदा क्या होगा? पीछे की ओर घसक जाएगा। और वह कहाँ पे बैठा हुआ है? व्हील चेयर पे बैठा। मान लेते हैं इसको हम व्हील चेयर पे बैठा देते हैं, ठीक है? ऐसा चेयर जिसमें आपको पुल्ली लगा हुआ है नीचे में। अब तो वो क्या होगा? पीछे की ओर घसका। ऐसा क्यों हुआ? जब ये इस पर फोर्स एग्जर्ट किया, ये फोर्स एग्जर्ट किया, तो टेबल ने इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया? वही फोर्स एग्जर्ट किया। अब ये तो चूंकि हैवी मास का था तो यह मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या था कि यह लेस मास का है, तो इसलिए क्या हो गया? मूवमेंट हो गया बैक साइड में। तो यहाँ पे क्या है? ये हो गया हमारा एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। अब एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि हम कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे कि एक्शन रिएक्शन जो है वह हम कब किसे कहेंगे। एक्शन रिएक्शन का कोई ये मेनली कंसेप्ट नहीं है कि हम इसे ही एक्शन कहेंगे और इसे ही हम रिएक्शन कहेंगे, कि यह जो है इस पे एक्ट कर रहा है तो ये एक्शन हो गया, और यह इस पे रिएक्ट किया तो उसको हम रिएक्शन किए। यह कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इसके एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि दो बॉडीज़ हैं, एक है m1 मास का और एक है m2 मास का। यह इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा है और इस डायरेक्शन में यह v2 वेलोसिटी से जा रहा है। जब दोनों कोलाइड करोगा, दोनों टक्कर होगा, तो इसने इस पे फोर्स लगाया और यह इस पे फोर्स लगाया, तो अब हम किसे एक्शन और किसे रिएक्शन कहेंगे? तो हम यह दोनों तो टकराएगा एक साथ। अगर कोलिजन हो रहा है तो दोनों क्या होगा? एक साथ आएगा यहाँ पर। जैसे ही एक साथ वो कांटेक्ट में आया तो किसे हम एक्शन रिएक्शन कहेंगे? हम कह सकता है कि इसे हम बोलेंगे एक्शन और इसे बोलेंगे रिएक्शन। अब कोई कहेगा कि नहीं, हम इसे बोलेंगे एक्शन और इसे बोलेंगे रिएक्शन। तो यह पूरा एक सिस्टम है। तो पूरे सिस्टम पे जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वह हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्शन रिएक्शन जो है वह डेफिनेट नहीं है कि हम इस फर्स्ट बॉडी जो दूसरे बॉडी पर लगा रहा है तो उसको एक्शन कहेंगे, और दूसरा बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम रिएक्शन कहेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या एक्चुअली में और क्या बताता है। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा कि एफ नेट जो है वह चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर हम नेट फोर्स को ज़ीरो कर दें कि अगर कोई जो भी दो बॉडी है और उसे हम एक सिस्टम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सिस्टम मान लेते हैं। ये दो बॉडीज़ है ए और बी, और इसे हम एक सिस्टम मान लेते हैं कि इस सिस्टम पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वह नेट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वह हमारा क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि जो है मोमेंटम जो है उसका वैल्यू ज़ीरो है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल कोई फोर्स उस सिस्टम पे नहीं लग रहा है, वो ज़ीरो हो गया। तो मोमेंटम जो पहले था वही मोमेंटम बाद में भी हुआ। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है वह हमारा क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब पहले जितना था वही बाद में हो गया। इसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि यदि दो बॉडीज स्टार्टिंग में इसका कुछ मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों कोलाइड किया, तो फिर कॉलिजन के बाद मास तो वही रहेगा उसका, लेकिन वेलोसिटी मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से गया और ये हमारा u2 वेलोसिटी से गया, फिर ये v1 और ये v2।
तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा और बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये जो चेंज इन मोमेंटम है वह हमारा कैसे सेम हो गया। तो इसे हम अच्छे से प्रूफ करते हैं। क्या हम प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कि एक बॉडी है और वह बॉडी हमारा एक ट्रक है। क्या है, एक ट्रक है, इसका मास m1 है। और एक है बॉडी कार है हमारा, क्या है, कार है, और इसका मास m2 है। यह स्टार्टिंग में u1 वेलोसिटी से चल रहा है और यह हमारा u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये है हमारा बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। तो जब हम इसका अगर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू u1, और इसका कार का जब मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m2 इंटू u2, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कहेंगे m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद, जैसे कि ये ट्रक है और ये हमारा कार है, तो ये हो गया हमारा ट्रक और ये हो गया हमारा कार, तो ये क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब आफ्टर कोलिजन, क्या बोले, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये ट्रक का मास जो m1 था, मास तो नहीं चेंज होगा, लेकिन निश्चित रूप से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे मान लेते हैं v1, और कार का जो मास m2 था उसका हम वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2। ये वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम, अब इसका जो मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, m1 v1, और इसका क्या लिखेंगे, m2 v2। तो न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में जब हमने देखा कि एफ नेट जो है वह चेंज इन मोमेंटम डेल पी अपॉन डेल टी, नेट फोर्स किसी सिस्टम पे, इस पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान ले और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कह दे, तो ये डेल पी हमारा क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, ये है आफ्टर कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन क्या है हमारा, इनिशियल मोमेंटम। यह दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए। इसे हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉडी का, कार जो है, कार का एक्सीलरेशन अगर हम लिखेंगे तो a2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका कार का फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v2, और स्टार्टिंग का क्या है, u2 है। तो एक्सीलरेशन हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, कुछ टाइम लगा। और यह जो ट्रक है इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो फोर्स एग्जर्ट किया तो F1 फोर्स एग्जर्ट किया। जब F1 फोर्स एग्जर्ट किया तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है इसका, m2, और एक्सीलरेशन क्या है, v2 माइनस u2 अपॉन टाइम t। उसी तरह से अब हम ट्रक का अगर एक्सीलरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, v1 फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या था, u1 अपॉन क्या है, टाइम t। अगर हम यह कार जो है इस पर भी फोर्स एग्जर्ट करेगा अपोजिट, तो फोर्स F2, या इस पर फोर्स एग्जर्ट किया कार ने, तो क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है इसका, m1, और एक्सीलरेशन क्या है, v1 माइनस u1 अपॉन t। अब अभी हम यहाँ पे जस्ट अभी देखे थे कि चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स जो है वह अपोजिट फोर्स, डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था ना। अभी एक बॉडी को समझाए थे कि दो बॉडी है ए और बी, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया तो क्या लिखे थे, एफ ए बी, फोर्स एग्जर्ट ऑन बी ड्यू टू ए, और बी ने ए पे फोर्स लगाया तो क्या बोले थे, फोर्स एग्जर्ट ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन था, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर फॉर्म एंड द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। सेम चीज यहाँ पे जब कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन ये जो है हमारा F1 जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस F2 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब F1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, M2 V2 माइनस U2 अपॉन टाइम T, और F2 का वैल्यू क्या है, M1 V1 माइनस U1 अपॉन टाइम T। ओके।
अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये t और t हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। अब यहाँ पे माइनस f यहाँ पे था तो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, तो m1v1 माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ध्यान रखना है। अब इस m2u2 को इधर ले गए राइट साइड में, तो क्या लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2, और इस m1v1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में था, तो ये क्या हो गया हमारा m1v1 प्लस m2v2। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि m1u1 प्लस m2u2 जो था वह हमारा बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम है ये, और आफ्टर कॉलिजन m1v1 ये हमारा प्लस m2v2 ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम हमारा यहाँ पे कंजर्व रहा, कि जो पहले मोमेंटम था वही बाद में भी हमारा मोमेंटम रहा, मोमेंटम कोई चेंज नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा है कि जब हमारा एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वह क्या हो, ज़ीरो हो, उस कंडीशन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। कहीं पे भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहीं इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो हो, मतलब जब हमारा जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे और अंदर से भी कोई फोर्स बाहर की ओर नहीं लगे। अभी अंदर बाहर का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनल में कोई फोर्स एक दूसरे बॉडी पे लगा रहा है तो वह उसका मोमेंटम जो है वह ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जैसे कोलिजन हुआ तो एक यहाँ पे क्या था, ट्रक का मोमेंटम इसमें गया और कार का मोमेंटम इसमें गया, तो दोनों जो है एक दूसरे को एडजस्ट करके तभी तो फाइनल मोमेंटम सेम हो गया और इनिशियल मोमेंटम। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं गन का और उसमें है एक बुलेट। मान लेते हैं कि हमारा ये एक गन है, ठीक है, ऐसा कुछ गन है और यहाँ से बुलेट, कुछ गन का पिक्चर ऐसा कुछ बना देते हैं। ये एक बुलेट गन है, गन से बुलेट निकल रहा है। तो इस बुलेट ये हो गया हमारा गन, क्या है GUN गन, और ये हमारा क्या है बुलेट मीन्स गोली। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारा क्या हुआ, गन प्लस बुलेट। अब जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। अब बुलेट ने भी पलट करके क्या इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब ये टोटल जो है हमारा फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट प्लस फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे जीरो है। तो टोटल नेट फोर्स क्या है, FBG प्लस FGB, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन इज इक्वल टू फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अब यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल के बारे में समझिए। इनिशियल जो मोमेंटम था वो हमारा वो क्या था, जीरो था, क्योंकि गन और बुलेट जो था स्टार्टिंग में वो क्या था, हमारा जीरो था। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। और फाइनल मोमेंटम जो था हमारा ये था FGB प्लस FBG। तो हम यहाँ से लिख लिए FGB इज इक्वल टू माइनस FBG। अब ये हमेशा हर एक सिचुएशन में नहीं होता है कि इनिशियल मोमेंटम जीरो हो, वह कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा सिनेरियो कैसा है। यहाँ पे हमारा इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। ओके, तो इस तरह से न्यूटन्स के थॉर्ड लॉ में जितने भी कंसेप्ट थे ओवरऑल आपके NCERT बेस्ड पे सारा को, ये हमारा रिकॉइल का जो क्वेश्चन आएगा गन पे वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी कंसेप्ट थे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में NCERT बेस्ड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेस्ड पे। ओके, थैंक यू।